हेलो। आज मैं आपको हिंदी साहित्य का इतिहास वाचन करने जा रही हूँ। आज की वीडियो में है, जैसा कि आपको पता रोज़ करती हूँ, तो आज की पेज नंबर है आपका 98 और जिसमें टॉपिक है मलिक मोहम्मद जायसी। ये प्रसिद्ध सूफ़ी फ़कीर जैसे नसरुद्दीन के शिष्य थे और जायस में रहते थे। इनकी छोटी सी पुस्तक आखिरी कलाम नाम से फ़ारसी अक्षरों में छपी मिलती है। यह सन 936 हिजरी में सन 1528 ईसा लगभग बाबर के समय में लिखी गई थी। इसमें बाबर बादशाह की प्रशंसा। इस पृष्ठ में मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने जन्म के संबंध में लिखा। भा अवतार मोनो सदी 20 बरस ऊपर कभी बदी। इन पंक्तियों का ठीक तात्पर्य नहीं खुलता। जन्म 900 हिजरी माने पंक्ति 900 हिजरी माने पंक्ति है। 900 हिजरी माने पंक्ति है। भा 900 हिजरी माने 700। 900 हिजरी माने पंक्ति का यह अर्थ निकालेगा कि जन्म से 30 वर्ष पीछे जायसी कविता करने लगे और पुस्तक के कुछ पद उन्होंने बनाए। जायसी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत, जिसका निर्माण कवि ने इस प्रकार किया। सन 9 से 27 आहा कथा आरंभैन कवि कहा। इसका अर्थ होता है कि पद्मावत की कथा आरंभिक तथा आरंभैन 927 हिजरी सन 1520 के लगभग में कहे थे। पर इस ग्रंथारंभ में कवि ने मसनवी शैली का यूज किया था। इसके अनुसार शाही वक्त शेरशाह की प्रशंसा की थी। शेरशाह दिल्ली सुल्तान चहुखंड तपे जसभानु ओहि छाज राज ओ पाटू सब राजा भी रहा ललाटू। शेरशाह के शासन का आरंभ 927 हिजरी अर्थात सन 1540 ईस्वी में हुआ था। इस समय में यही संभव जान पड़ता है कि कवि ने कुछ थोड़े से पद तो सन 157 ईस्वी में ही नए बनाए थे, पर ग्रंथ को 19 या 20 वर्ष पीछे शेरशाह के समय में पूरा किया गया। पद्मावत का बांग्ला अनुवाद अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन 1550 के आसपास अलूजाला नामक एक कवि से कराया था, उसमें भी 9 से 27 की पाठ माना गया है। शेख मोहम्मद जाति जखन रचित ग्रंथ संख्या 27 पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां अधिकतर फारसी अक्षरों में मिली, जिनमें 27 और 47 प्राय एक ही तरह लिखे जाएंगे। इसमें कुछ लोगों का यह भी अनुमान है कि 47 को लोगों ने भूल से 27 पढ़ लिया। जायसी अपने समय के सिद्ध फ़कीरों में से गिने जाते थे। अमेठी के राजघरानों में इनका बहुत मान था। जीवन के अंतिम दिनों में जायसी अमेठी से 2 मील दूर एक जंगल में रहा करते थे। वहीं उनकी मृत्यु हुई। काजी नसरुद्दीन हुसैन जायसी ने, जिन्हें अवध के नवाब शुजाउद्दौला से सनद मिली थी, अपनी याददाश्त में जायसी का 4 रजब 949 हिजरी लिखा। यह काल कहाँ तक ठीक है नहीं कहा जा सकता।
ये काने और देखने में कुरूप थे। कहते हैं शेरशाह उनके रूप को देखकर हंसा था। इस पर यह बोले, मोही हंसी या कोहरी। इनके समय में ही इनके शिष्य फ़कीर इनके बनाए भावपूर्ण दोहे चौपाइयाँ गाते फिरते थे। इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी, एक तो प्रसिद्ध पद्मावत, दूसरी अखरावत, तीसरी आखिरी कलाम। यानी 3 पुस्तक लिखे थे। पद्मावत मशहूर था, दूसरी अखरावत, तीसरी आखिरी कलाम। अखरावत में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई। इस छोटी सी पुस्तक में ईश्वर दृष्ट जीव, ईश्वर प्रेम आदि विषयों पर विचार प्रकट किया गया। आखिर कलाम के कयामत का वर्णन है। जायसी के अक्षर कीर्ति का आधार है। पद्मावत, जिसे पढ़ने से यह प्रकट होता है कि जायसी का हृदय कैसे कोमल और प्रेम के पीर से भरा हुआ था। यह लोक पक्ष में क्या, आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन, लोक पक्ष में क्या अध्यात्म पक्ष में भी दोनों और उनकी गूढ़ता, गंभीरता और सहजता विलक्षणता दिखाई देती है। कबीर ने अपने झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के कट्टरपंथ को दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय के स्पर्श करने वाले नहीं। मनुष्य के बीच जो रागात्मक संबंध है वह उसके द्वारा व्यक्त न हुआ। अपने नित्य के जीवन में जिस हृदय भास का अनुभव मनुष्य को कभी कभी करता है, उसकी अभिव्यंजना उसने ना हुई। कुतुम्बन, जायसी आदि इस प्रेम कहानी के कवियों में प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीवन दशाओं के सामने रखा जिनका मनुष्य मात्र के हृदय पर एक सा प्रभाव दिखाई पड़ता है। हिंदू हृदय और मुसलमान आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। इन्होंने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियाँ हिंदुओं की ही बोली में पूरी सहृदयता से कहकर उनके जीवन को मर्म स्पर्शी अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखा दिया। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी रही थी। यह जायसी द्वारा पूरी हुई। पद्मावत में प्रेम गाथा के परंपरागत पूर्ण पौढ़ता को प्राप्त मिलती है। यह उस परंपरा में सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इनकी कहानियों में भी विशेषता इनमें इतिहास और कल्पना का योग है। चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी या पद्मावती का इतिहास हिंदू हृदय के धर्म में स्पर्श करने वाले, और जायसी ने यद्यपि इतिहास प्रसिद्ध नायक और नायिकाओं पर उन्होंने अपनी कहानी का रूप वहीं रखा जो कल्पना के उत्कर्ष द्वारा साधारण जनता के हृदय में प्रतिष्ठित था। इस रूप में इस कहानी का पूर्ववत तो बिल्कुल काल्पनिक और उतार ऐतिहासिक आधार है। पद्मावती कथा संक्षेप में इस प्रकार है। सिंघल द्वीप की राजा गर्भसेन की कन्या पद्मावती रूप और गुण में जगत के अद्वितीय थी। उनके योग्य वर कहीं न मिलता। उनके पास हीरामन नाम का एक सुआ था जिसका वर्ण सोने के समान था और जो पूरा बाचला और पंडित था। एक दिन वह पद्मावती से उसके वर न मिलने के विषय में कुछ कह रहा था कि राजा ने सुन लिया और बहुत कोप किया। सुआ राजा के डर से एक दिन उड़ गया। पद्मावती सुनकर बहुत विलाप किया। सुआ वन में उड़ता उड़ता एक बहेलिया के हाथ में पड़ गया, जिसे बाजार में लाकर उसे चित्तौड़ के एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया गया। इस ब्राह्मण को 1 लाख देकर चित्तौड़ के राजा रतन सेन ने उसे ले लिया। धीरे धीरे रतन सेन उसे बहुत चाहने लगा। एक दिन जब राजा शिकार को गया तब उनकी रानी नागमती ने, जिसे अपने रूप का बड़ा गर्व था, आकर सुआ से पूछा कि संसार में मेरे समान सुंदरी भी कहीं। इस पर सुआ हंसा और उसने सिंघल की पद्मिनी का वर्णन करके कहा कि उसमें और तुम में दिन और अंधेरी रात का अंतर है। रानी ने इस भय से कि कहीं यह सुआ राजा से भी पद्मिनी के रूप की प्रशंसा न करे, उसे मारने की आज्ञा दे दी। यह पर चेरी ने उसे राजा के भय से मारा नहीं, अपने घर छिपा रखा। लौटने पर जब सुए के बिना राजा रतनसेन बहुत व्याकुल और क्रुद्ध हुआ तब सुआ लाया गया और उसके सारी व्यथा कह सुनाई। अब आगे कल। नमस्कार।